हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए क्या है, महामैराथन क्लास। महामैराथन क्लास में क्या है दोस्तों कि आप लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है आप लोगों को पूरा पूरा एक ही वीडियो में खत्म मिलेगा। मतलब आप लोग को दूसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सब कुछ आप लोगों को एक ही लेक्चर में मिल जाएगा, जिसका नाम है ऑर्गेनिक फार्मिंग। के बारे में आज हम लोग ने पूरा देख लेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का नीड क्यों है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एडवांटेज क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का रिसोर्सेज क्या है, पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, फिर इसके फादर कौन है, टर्म कौन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया कौन है, प्रिंसिपल कौन है, इसका डिफिनेशन क्या है। सब कुछ आज हम लोग एक ही क्लास में देखेंगे, जो कि है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले डिफिनेशन आप लोगों को कई जगह कई ठो देखने को मिलेगा। तो उससे पहले हम अपने थोड़ा बता देते हैं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है एग्रीकल्चर क्लासेस, यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सेमेस्टर के एग्जाम को टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस, यहाँ पे आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा पीपीटी के माध्यम क्लास के माध्यम से। और आप लोगों को क्लास का नोट्स भी दिया जाएगा, और आप लोगों को कोई डाउट भी होता है वो भी आपका क्लियर किया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे आप लोग को अपलोड किया जाता है, वहां से आप लोग देख लेंगे। लेकिन उसके पहले हम यही कहना चाहेंगे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। लाइक कमेंट से कुछ होता नहीं है दोस्तों, लेकिन आप लोग को आप प्यार देख के हम लोग को मोटिवेशन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्साइटेड होते हैं कि वीडियो को शूट किया जाए। तो हम इसके पहले आप लोगों को लेके आए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, सीधे बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा वीडियो देखिएगा तो एक लेक्चर में ऑर्गेनिक फार्मिंग का आपको पूरा का पूरा खत्म मिलेगा और आपको पूरा याद हो जाएगा। बस हमारे साथ बने रहिए। तो देखते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है। सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो अकॉर्डिंग टू IFOM के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट। ये इसका डिफिनेशन के बारे में है। ठीक है, इसका ये डिफिनेशन है, इसका मीनिंग है, इसका फुल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखा है 2 लाइन का। आप लोग को डिफिनेशन बहुत सारा देखने को मिलेगा, जैसे कि जो जैसे जैसे आता है वो अपना डिफिनेशन सेम बनाता रहता है। ठीक है, तो क्या होता है कि लोग देखते हैं और भूल भी जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक अच्छे जगह से डाटा उठाया और यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इंक्लूड ऑल एग्रीकल्चरल सिस्टम दैट प्रमोट द इन्वायरमेंटली सोशियोलॉजी। उसके बाद आता है इकोनॉमिकली साउंड प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर। इसके बारे में हम, जैसे कि फूड एंड फाइबर को हम लोग क्या किया जाता है, उगाया जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से। लेकिन उसमें इन्वायरमेंटल को और उसके इकोलॉजी को और सोशियोलॉजी को भी इसमें ध्यान दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जो कि पेस्टिसाइड और केमिकल का प्रयोग हम ना के बराबर करते हैं। तो एक डिफिनेशन के बारे में हम और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिफिनेशन और कौन कौन से हो सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन एग्रीकल्चर सिस्टम दैट यूज मिनरल or no chemical such as pesticide and fertilizer and use natural methods such as crop rotation, green manure and biological pest control। ये दोस्तों होता है इसका दूसरा डिफिनेशन की हम लोग बात करते हैं कि दूसरा डिफिनेशन ये होता है। उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो डिफिनेशन के बारे में हम लोग बात करें, तो डिफिनेशन का सीधा मोटिव आप जान लीजिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग केमिकल का प्रयोग ना के बराबर करते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जैविक खेती जैसे कि गोबर की खाद, ग्रीन मैन्योर का उपयोग करके हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे कि इसके फादर कौन है, ये टर्म कौन दिया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया कौन है, फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट कौन है, इसके प्रिंसिपल क्या है, हिस्ट्री क्या है, नीड क्यों है, इसकी
ठीक है। एडवांटेज क्या है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज क्या होते हैं, वीड लग जाते हैं तो उसको कैसे मैन्योर मतलब मैनेजमेंट हम लोग करेंगे, सब कुछ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग फार्मिंग के नाम से भी हम लोग इसको कह सकते हैं। सर अवल्टन हावर्ड है जो इसके फादर कहे जाते हैं। वही अगर बात करता है कि ये जो कॉनिस्ट भाई इसके जो टर्म दिए थे लॉर्ड नॉट बोरन ने, इसका क्या मतलब होता है कि जो कि फादर तो ये है, तो ये टर्म क्या क्या, ये लॉजिक्स लोगों को समझ में नहीं आता है कि, तो हम सीधे बात हम एकदम आसान भाषा में आप लोगों को बता देते हैं कि टर्म का क्या मतलब होता है। जैसे आप पैदा हुए, चाहे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा बच्चा पैदा हुआ तो माँ के कोख से, लेकिन उसको तो माँ और माता पिता जो है मम्मी पापा ही है, लेकिन उसका नाम कोई और रख देता है, भैया भाभी नन्ना नानी दादा दादी चाचा चाची, कोई भी मौसी मौसा कोई भी नाम रख देता है। ये जो नाम रखने वाले जो टर्म दिए थे ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इनको कहता है लॉर्ड नॉर्बन। ये जो दिए थे ये शब्द को डिफाइन किए थे या फिर बताए थे, और उसका नाम भी यही दिए थे। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया की हम लोग बात करते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का एरिया में सबसे पहला नंबर क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर इंडिया आता है, अर्जेंटीना आता है, चाइना आता है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है इंडिया हर जगह फर्स्ट पे रहता है, तो यहाँ पे सेकंड है, लेकिन प्रोडक्शन अच्छा करता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। तो मैंने बोला था दोस्तों कि आप लोगों को इंडिया पहले नंबर पे हर जगह पे आता है, देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी आप लोग को फर्स्ट स्टेट देखने को मिल गया। यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा करता है, एरिया में प्रोडक्शन करता है, लेकिन दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया में है, वो सबसे पहले क्या आता है, सिक्किम आता है दोस्तों। तो सिक्किम जो आता है ये फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया को कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक स्टेट जो इंडिया का होता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग ने बात करते हैं, एक आता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, एनसीओएफ। एनसीओएफ नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसका जो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसको फाउंडेड किए थे कब, 2004 में। कब, 2004 में इसको स्थापित किया गया था। ये एक नेशनल सेंटर पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, ठीक है। 2004 में इसको स्टार्ट किया गया, और इसका जो हम लोग कह सकते हैं एक स्थान जिसे कहा जाता है गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों, यूपी में। कहाँ पे, यूपी पे ये पड़ता है। तो हम लोग ने देखा कि एनसीओप ऑर्गेनिक जो होता है, नेशनल सेंटर ऑफ और ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कहाँ पे है, 2004 में, और गाजियाबाद यूपी में इसको स्थापित किया गया था। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मिंग के हम लोग का सीधे फंडा होता है कि हम लोग केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, और न के बराबर करते हैं। नहीं नहीं कहेंगे, लेकिन न के बराबर कह सकते हैं, ना के बराबर कह सकते हैं दोस्तों, ये आ जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जो ये आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इससे आप लोगों को क्या फायदा होता है, ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, नीड क्या है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी तरफ थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ हम लोग चलते हैं, हिस्ट्री के बारे में हम लोग थोड़ा से जान लेते हैं। तो सर वल्टन फादर ये है, ये भी हिस्ट्री में आप लोग को देखने को मिलता है। वही अगर हम लोग बात करें जैविक खेती की, जो 1940 में 1940 में इसको स्टार्ट किया गया था, या फिर इसको शब्द को गढ़ा गया था, या फिर कह सकते हैं कि स्टार्टिंग हम लोग कह सकते हैं कि यहीं से हम लोग जोड़ देना, कह सकते हैं कि यहीं से हम लोग मोटी मोटा कि 1940 से इसको लगभग स्टार्ट किया गया था। लेकिन एक आया था 1950 से 60, इसमें क्या हुआ था दोस्तों, एक आंदोलन आया। इस आंदोलन में 1950 और 60 में इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा मात्रा में इसको बढ़ावा दिया गया, इतना इसको जोर दिया गया, इतना जोर दिया गया कि आज हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन देखने को मिलता है।
क्या करने को मिलता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोडक्शन कितना देखने को मिलता है, ये हम लोग भी बात करते हैं। जो इंडिया में प्रोड्यूस होता है, इंडिया में कितना प्रोडक्शन होता है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 3.6 मिलियन टन। कितना दोस्तों, 3.6 मिलियन टन। कहाँ पे, इंडिया। कहाँ पे, इंडिया में देखने को मिलता है 3.6 मिलियन टन। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये जो डाटा है ये एनी टाइम बदलता रहता है। इसको आप जब पेपर में बैठिएगा तो एक बार इसको, इस डाटा को आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्शन होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ा स्टेट की हम लोग बात किए थे कि सिक्किम जो होता है फर्स्ट स्टेट आता है, लेकिन एक चीज और जान लीजिएगा, एमपी जिसे हम लोग कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, मध्य प्रदेश की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ था कि लार्जेस्ट प्रोडक्शन कौन करता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या करता है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन किसका करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से जैविक खेती का प्रोडक्शन। जैविक खेती का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, लार्जेस्ट प्रोडक्शन एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा एपेडा, या फिर हम लोग कह सकते हैं एनपीओपी। एनपीओपी ये किसके अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, ये आता है आपका आप लोग का किसमें, एपेडा के अंतर्गत, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ये क्या करता है, एक जो जैविक खेती करता है उनको एक सर्टिफिकेट देता है या फिर इसको सर्टिफाइड करता है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्शन किया गया है, इनकी मदद से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कर सकते हैं। बिना इसके डिग्री के, बिना इसके छापा के, सॉरी इसके सर्टिफाइड के आप ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। करेंगे लेकिन आप अपना ही यूज कर सकते हैं, उसको प्रोडक्शन आप लोग बिजनेस तौर पे नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सीधे मोटिव क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे पहले आप लोग को देखेंगे कि हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस, उसके बाद आता है केयर। हेल्थ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेल्थ में क्या होता है दोस्तों कि अगर जाहिर सी बात है, अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, तो उससे हम लोग जैविक खेती से जो भी आप प्रोडक्शन करेंगे और उसको हम लोग कंज्यूम करते हैं तो हमारे हेल्थ पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एनिमल खाएगा तो उस पर भी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंटल पे हमारे भी अच्छा एक प्रभाव देखने को मिलेगा। जैविक खेती के माध्यम से प्रदूषण नहीं होगा तो एक इन्वायरमेंट पे हमारा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। फेयरनेस का मतलब होता है दोस्तों कि एक प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं तो उसको महंगा पे नहीं बेचेंगे, फेयर होना चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए मार्केट में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड में। फेयर सॉरी प्रिंसिपल ऑफ केयर। प्रिंसिपल ऑफ केयर में क्या होता है कि इसमें आप लोग कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि जैविक खेती कर रहे हैं तो आप उसमें देख रेख अच्छे से करेंगे और प्रोडक्शन अच्छा देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ तक टॉपिक था। अब आगे की ओर चलेंगे हम, जैसे कि हिस्ट्री के बारे में हम लोग आपको थोड़ा बता ही दिए थे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसके बाद नीड क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, एडवांटेज क्या होता है, फिर उसके ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पेस्ट और कंट्रोल के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके पहले इसको हम मिटा देते हैं और ये मैराथन आप लोग को बहुत ही फायदा करेगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि हम लोग का है एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे कि आप लोग ने सबसे पहले देखा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, उसके ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या क्या हो सकते थे, उसके बाद हम लोग ने देखा था कि उसके फादर कौन है, टर्म कौन दिया था, उसके प्रिंसिपल क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अब एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इम्प्रूव सॉयल हेल्थ। जो सबसे बड़ी बात है,
जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, जैविक खेती करेंगे, उसमें सबसे बड़ा रोल क्या है, जो हमारी मृदा है, हमारी सॉइल है, जो कि हमारी भूमि है, उस पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा किसका, उसके हेल्थ पे, यानी कि उसको एक अच्छा फायदा होगा। अच्छा फायदा जैसे कि हम लोग ने कई बार एक ही जगह पे कोई क्रॉप लगाते हैं तो केमिकल का यूज करते करते वो का मृदा का एकदम उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है। तो अगर हम लोग जैविक खेती करते हैं तो वहां पे उसकी उर्वरा शक्ति खत्म नहीं होगी, उसके स्वास्थ्य पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो कि है इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी, उर्वरा शक्ति अच्छी हो जाएगी। रिड्यूज केमिकल कंटामिनेशन, जो रिड्यूज होती है, केमिकल का प्रयोग हम लोग करते हैं, उसको हम लोग एकदम कम कम करने लगते हैं और उसका उपयोग भी हम लोग कम करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, एडवांटेज में आ जाता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो कि हम लोगों का जिसे कह सकते हैं इन्वायरमेंट होता है, उस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है किसके, कंजर्वेशन के माध्यम से, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज में इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ले सकते हैं। उसके बाद आता है बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस, जो हम लोग इससे जैविक खेती से हम लोग जो प्रोडक्शन जो करते हैं, जो प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई भी क्रॉप हो, चाहे पल्स हो, चाहे क्रॉप हो, चाहे वेजिटेबल हो, चाहे फ्लावर हो, फ्रूटिंग कुछ भी हो, अगर हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं तो उस पे हम लोग को बेटर क्वालिटी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन, ये क्या होता है, जो जैविक खेती, जैविक खेती से एक अच्छा प्रभाव पड़ता है किस पे, हमारे इन्वायरमेंट पे। हम लोग ने देखा ही था कि हम लोग ने जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो अगर केमिकल का प्रयोग हम लोग कर देते हैं तो केमिकल के प्रयोग से हम लोगों के जो क्लाइमेट होता है वो आप लोगों ने देखा वो चेंज होता है। जैसे ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी आपने देखा ही होगा, उस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग इफेक्ट करता है ये, मतलब बहुत सारे होते हैं, हम लोग को हम क्या ही बताएं। लेकिन आप केमिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आप लोगों के क्लाइमेट चेंज का होने का एक जैसे निश्चित समय पे आप लोग का ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से एक निश्चित समय पे आप लोग का क्लाइमेट चेंज होगा, न कि समय से पहले। रिडक्शन इन एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, जो कि एग्रीकल्चर का पॉपुलेशन है वो क्या होता है, रिडक्स होता है, रिडक्शन होता है, एक अच्छा होता जाता है, ठीक है, बेटर होता जाता है। फिर आता है गुड फॉर द इन्वायरमेंट, आप लोग को मैंने बताया था जो कि हेल्थ होता है, डाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो ठीक वही तो है, इसमें भी इन्वायरमेंट पे एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, एक अच्छा देखने को, एक अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा। बिना केमिकल युक्त अगर हम लोग केमिकल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो हमारे इन्वायरमेंट एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, हम लोग को भी फायदा होगा, जीव जंतु को भी फायदा होगा, पेड़ पौधे को भी फायदा होगा, और इन्वायरमेंट को तो पर्यावरण को फायदा होता है। हेल्दी फूड, जाहिर सी बात है अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को हेल्दी फूड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। फूड सिक्योरिटी का भी हम लोग को ध्यान देखने को मिलता है किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक लंबा समय तक ये चलता रहता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग की मदद से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है कम्युनिटी सपोर्ट, जो होता है समुदाय, लोग, समाज, ग्रामीण में जो होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट, यानी कि एक सामाजिक सपोर्ट हम लोगों को देखने को मिलता है किसमें, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो। अगर आप लोग कोई गलत काम करते हैं तो दुनिया गाली देती है, अगर कोई आप अच्छा काम करने लगते हैं तो थोड़ा समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, एक एक घंटे का काम 2 घंटे में होता है, 2 घंटे का काम 4 घंटे में होता है, लेकिन उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलता है, कम्युनिटी का सपोर्ट देखने को मिलता रहता है। उसके बाद हम इसके एडवांटेज देखेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि इसके नीड, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि इसकी नीड क्यों है। देख लेते हैं आज हम लोग का ये टॉपिक जो है कि हम लोग ने देखे थे कि अभी तक हम लोग ने क्या बात किया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिफिनेशन, फादर, टर्म, सब कुछ देखे थे। फिर उसके बाद उसके प्रिंसिपल देखे थे, उसका नीड देखे थे, एडवांटेज, नीड हम लोग देखेंगे, एडवांटेज देख चुके हैं। तो अब हम लोग का आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है नीड ऑफ ऑर्गेनिक, नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैसे कि इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ के बेनिफिट पे क्या प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, और सोशल बेनिफिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो हम लोग सीधे बात करते हैं कि नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग
क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीधे बात कर लेते हैं। एक मिनट, हम आपका वीडियो देख लें सही आ रहा है कि नहीं। एक मिनट, आप लोग घबराइए ना, पूरा सेटअप करने में थोड़ा दोस्तों समय लग जाता है, ठीक है, इसके लिए आप घबराइए नहीं, हम हैं। तो हम लोग सीधे बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट, अरे सॉरी, नीड, क्यों होती है आवश्यकता ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की आवश्यकता हम लोगों को क्यों होती है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल बेनिफिट, ह्यूमन, इकोनॉमिक और सोशल, ठीक है। 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, चार्ट भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और इसको इसका पीडीएफ सॉरी इसका नोट्स भी हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे आप लोग को मिल जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप का भी चैनल का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, और टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ उपलब्ध रहेगा। इसका प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएगा, और हम बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंटल बेनिफिट क्या होता है। सबसे पहले जिसे आता है रिड्यूस पॉपुलेशन। जो इन्वायरमेंट पे जो रिड्यूज होता है, जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होता है, रिड्यूज होता है। क्या होता है, रिड्यूज होता है, ठीक है, क्या, पॉपुलेशन। उसके बाद आता है इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, रिड्यूस पॉपुलेशन हो ही रहा है, ठीक है, उसके बाद तो क्या इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, मतलब सॉइल का हेल्थ तो अच्छा ही रहेगा ना। इसमें आप लोग तो केमिकल का प्रयोग कर नहीं रहे हैं। जब केमिकल का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका सॉइल का हेल्थ अच्छा रहेगा, सॉइल फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, उर्वरा शक्ति अच्छी रहेगी, प्रोडक्शन आपका अच्छा होगा, कोई भी खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा, उसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट सपोर्ट भी आप लोगों को मिलता है, मतलब विविधता जिसका भी कहा जाता है हिंदी में, उसका भी आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है। किसमें, इन्वायरमेंटल बेनिफिट में। किसके अंदर आता है, नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, और नीड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग किसके अंतर्गत आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। जैसे कि आप लोग ने देखा होगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कर रहे हैं ये अच्छा माना जाता है। वही अगर हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं तो आप लोग देखा होगा कि बरसात के सॉरी ठंडी के मौसम में बरसात हो जाती है, गर्मी के मौसम में बरसात हो जाती है, उसके बाद बरसात के मौसम में धूप हो जाता है। ये किसमें आता है, ये इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। कौन, केमिकल के द्वारा हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि आप लोग अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज पे एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है, किसकी, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की। वाटर कंजर्वेशन, अगर आप लोग वाटर को कंजर्व करके रखना चाहते हैं तो हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता होती है, जो कि है नीड, इन्वायरमेंटल बेनिफिट। ये 5 टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है, और भी टॉपिक होते हैं तो बहुत ज्यादा डीप में आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो मुख्य मुख्य टॉपिक जो था मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया और इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा हम लोगों का क्या है, दूसरा देख लेते हैं कि ह्यूमन हेल्थ के बेनिफिट, मतलब आदमी के, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बेनिफिट की बात करें, यहाँ पे फायदा क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है कि आवश्यकता क्यों होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की, ठीक है। देख लेते हैं, रिड्यूस एक्सप्लोर टू केमिकल। जो रिड्यूज होते हैं, क्या होते हैं, रिड्यूज होते हैं केमिकल का प्रयोग, एक्सप्लोर करते हैं हम लोग केमिकल के प्रयोग को। फिर आता है न्यूट्रिएंट रिच फूड। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि रिच फूड जिसे हम लोग कहते हैं अमीरों का फूड कहा जा सकता है, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनमें अच्छा पोषक तत्व तो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हेल्दियर इकोसिस्टम जो होता है, जो कि हमारे इकोसिस्टम जो होता है, जो हमारा, जैसे हम लोग कह सकते हैं हमारे, जैसे यहाँ पे बॉडी के बारे में, ह्यूमन के बारे में दिया है, तो आप लोग का इकोसिस्टम भी एक अच्छी तरह से कार्य करेगा, किसकी मदद से, ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स बेनिफिट क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक्स बेनिफिट में सबसे पहले आता है कि हम लोग का इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी।
जो इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी होती है दोस्तों, ये क्या होता है कि आप लोगों को एक अवसर देता है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आप लोगों को लोगों की आवश्यकता होती है, ज्यादा लोगों की। जैसे केमिकल का प्रयोग करने के लिए तो आप लोग एक दो लोग हैं, बहुत है, केमिकल का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है और मेंटेन करके रखना पड़ता है। इसलिए आप लोगों को इसकी इकोनॉमिक्स बेनिफिट मतलब आपको अवसर देखने को मिलता रहता है। सस्टेनेबल प्रोडक्शन मतलब एक टिकाऊ, क्या, टिकाऊ प्रोडक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। अगर केमिकल केमिकल का प्रयोग करके आप लोग कोई भी खाद का प्रयोग करके आप लोग प्रयोग करते हैं, जैसे कि आप लोग ने कोई प्रोडक्शन किया है खाद के प्रयोग से, ठीक है, केमिकल का प्रयोग करके, तो आप लोग का वो लंबा समय तक नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीने में उसको तो सड़ गल के खत्म ही हो जाना है। अगर आप लोग ने यहाँ पे सस्टेनेबल प्रोडक्शन किया है, एक टिकाऊ खेती की है, जैविक खेती की है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किए हैं, तो आप लोग का ये प्रोडक्शन लंबे समय तक चलता रहेगा। इंक्रीज रेसिलेंस मतलब इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, जो कि आप लोग को रेसिलेंस जो होता है, जो प्रोडक्शन होता है, ये एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और आप लोग मार्केट में ले जाते हैं, उसका एक अच्छा बेनिफिट आप लोग को देखने को मिलता है, अच्छा पैसा भी देखने को मिलता है। उसी पे हम लोग बात करते हैं सोशल बेनिफिट क्या होता है। सोशल बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी, इस पे फूड सिक्योरिटी में भी आप लोगों को हेल्प देखने को मिलता है। कम्युनिटी सपोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलता है, किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आप लोग कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे कि सोशल बेनिफिट है, मतलब 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग आप लोग मिल के एक सपोर्ट लेके, एकजुट होके, एक साथ होके आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं। और इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की आवश्यकता होती है कि ये आप लोगों को बेनिफिट देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से चार चार को भी डिवाइड किया गया है और भी भाग में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो था वही लिखे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आप लोगों ने देखा था, नीड, आवश्यकता क्यों होती है, इन्वायरमेंट पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, ह्यूमन के हेल्थ पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होती है और सोशल बेनिफिट भी होती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स। क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज जो होते हैं वो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों हम लोग का ये मैराथन लग रहा है काफी लंबा जा रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करें कि और कम में करें, लेकिन मैराथन क्लास का ही मतलब होता है कि एक टॉपिक में आप लोग का पूरा खत्म हो जाए। तो हम लोग बात करते हैं जो कि हम लोगों ने देखा था, हिस्ट्री देखे थे, प्रिंसिपल देखे थे, एडवांटेज देखे थे, ठीक है, उसके बाद नीड देखे थे, आवश्यकता क्यों होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिफिनेशन की बात किए थे हम लोग, उसके फादर कौन है, टर्म कौन दिया था उसके, मतलब बहुत कुछ हम लोग ने जान गए थे, बेसिक बेसिक टॉपिक, जो कि अब हम लोग का है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि इस रिसोर्सेज की मदद से हम लोग जैविक खेती करते हैं या फिर हम लोग कर सकते हैं जैविक ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिसे कहते हैं कंपोस्ट। कंपोस्ट बोले तो खाद, ठीक है। अब ये खाद कैसे बनता है, कहाँ बनता है, तो आप लोगों ने देखिएगा कि घर का जो कूड़ा कचरा, अंड वंड, जो भी सड़ा गला पदार्थ होता है जिससे हम लोग खाद कर सकते हैं, जैसे गोबर की खाद बनाते हैं, गोबर का मल मूत्र का प्रयोग करते हैं, गाय के मल मूत्र का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। और वो कई टॉपिक होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि कंपोस्ट बनाया कैसे जाता है, वो अलग टॉपिक में आएगा, नहीं तो ये तो काफी लंबा हो जाएगा। फिर आता है ग्रीन मैन्योर, जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें आप लोग का जैसे कंपोस्ट में वर्मी कंपोस्ट भी आ सकता है, तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मीनिंग थोड़ा गलत था, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो कंपोस्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो कंपोस्ट क्या क्या हो सकते हैं, ग्रीन मैन्योर क्या क्या हो। ग्रीन मैन्योर की हम लोग बात करते हैं जैसे ना सनई, ढैचा, लोमी या फिर लेग्यूमिनेसी फैमिली की, ज्यादातर इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएगा ग्रीन मैन्योर में। ग्रीन मैन्योर का मतलब होता है दोस्तों कि आप लोग को पता ही होगा, ग्रीन मैन्योर यानी कि जो कि हरी घास, हरी साग सब्जी से बनाया जाता है खाद, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रीन मैन्योर कह सकते हैं। फिर आता है एनिमल मैन्योर। एनिमल मैन्योर में क्या होता है, जैसे कि मल मूत्र जिसे हम लोग कहते हैं ना, मल हो गया,
मल मूत्र का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। किसमें? एनिमल मैन्योर में। जैसे कि गाय के जो गोबर होता है उसका उपयोग भी हम लोग करके क्या करते हैं कि मैन्योर बना लेते हैं और उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं। हालांकि ये थोड़ा बनाने में डिफिकल्ट होते हैं और हम लोग को, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो ये सब चीजों का हम लोग को व्यवस्था करना पड़ेगा, इसीलिए अब थोड़ा महंगा पड़ता है। फिर आता है फिश। जैसे हम लोग ने देखा होगा मछली, तो मछली का भी हम लोग प्रयोग करते हैं ऑर्गेनिक खाद में। जैसे कि मछलियों के तेल हो गया, चर्बी हो गया, चमड़ा हो गया, हड्डी हो गया, उसके उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, मतलब ये थोड़ा महकने वाली भी होती हैं और उसका उपयोग भी हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि फिश से हम लोगों को मिलता है। रॉक रस्ट, यानी कि जो पत्थरों से टूट के रस्ट जो टूटते हैं, गंदगी पैदा होती है, ठीक है, टूटने के बाद जो पत्थर होते हैं उनसे जो डस्ट मतलब गर्दा होते हैं, उससे भी हम लोग क्या करते हैं, खाद का प्रयोग करते हैं, जो कि उसमें न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो पत्थर के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अच्छे प्रकार के होते हैं, वो डस्ट के माध्यम से, गर्दा के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसको क्या एक जगह पे कंजर्व करते हैं और उसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। उसके बाद आता है बोन मिल्क। बोन मिल्क में क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि जानवर होते हैं, ठीक है, एनिमल हो गए या फिर हम लोग कहें मछली हो गए, चाहे मानव हो गए, जो भी हो गए, बोन मिल्क का मतलब होता है कि हड्डियों के चूरा से हम लोग क्या करते हैं, बोन मिल्क यानी कि खाद का प्रयोग करते हैं। कहाँ पे? ऑर्गेनिक फार्मिंग में। और ये होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिसोर्सेज, जो कि और भी होते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पे मुख्य टॉपिक को ही मेंशन कर रहे हैं ताकि वीडियो आप लोग का ज्यादा लंबा न हो। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, आगे की टॉपिक की ओर हम लोग चलते हैं। उसके पहले हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाने के बाद हम लोग आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने देखा था ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, उसके एडवांटेज, नीड और क्या क्या देख लिए है। अब हम लोग बात करते हैं उसके स्कोप क्या क्या हो सकते हैं। स्कोप के बारे में हम लोग भी बात कर लेते हैं। मैराथन चल ही रहा है तो चलने दिया जाए, काफी लंबा तो हो ही रहा है, लेकिन इसके बाद थोड़ा बहुत और है, नहीं तो उसके बाद हम लोग क्या वीड को मैनेजमेंट करना ही उसके बाद इनफ कर देंगे, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे इन्वायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी, मतलब जो इन्वायरमेंट पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता है और उसमें सस्टेनेबिलिटी भी बनाए रखने का कार्य कौन करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी को भी बनाए रखने का कार्य करता है। इसके महत्व है। हेल्थियर फूड प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो जैविक खाद की मदद से जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, जो भी फल फ्रूट सब्जी आदि का उत्पादन करते हैं, वो सब क्या होता है, हेल्थियर फूड प्रोडक्शन होता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, मतलब सॉइल की उर्वरता, फर्टिलिटी का भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा सॉइल रहता है, ताकि अगर हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं तो देखते हैं कि केमिकल के प्रयोग करने से बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। किस पे? हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, सॉइल के हेल्थ पे हम लोग को बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है अगर हम लोग केमिकल का प्रयोग करते हैं। तो अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो नहीं दिक्कत होता है। वाटर कंजर्वेशन, हम लोग बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन, जिसे कि हम लोग को अगर वाटर पानी को, नमी को बनाए रखने का, तो सबसे बड़ा रोल हम लोग का आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो वाटर को कंजर्व करके रख सकते हैं और एक अच्छी मात्रा में, एक कोई नुकसान भी नहीं होगा, हमारे क्रॉप को ना ही नुकसान होगा, ना ही हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, ना ही हमारे सॉइल को नुकसान होगा, किसी को नहीं होगा। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जो कि विभिन्नता जिसे कहा जाता है, विविधता कहा जाता है, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह पे कंजर्व करके रख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज एंड मिटिगेशन, मैंने आपको कई बार ये टॉपिक आप लोग को देखे होंगे, सेम टॉपिक सबका सेम होता है, बस हल्की हल्की सी मतलब बेसिक नॉलेज बढ़ाने के लिए ये एक नए नए टॉपिक की ओर हम लोग जाते हैं ताकि ये जान जाए, नहीं तो मुख्य रूप से तो 4 5 6 7 8
लेकिन उसके फायदे तो बहुत होते हैं ना, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मतलब होता है कि अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फसल को तैयार कर रहे हैं, तो हमारे क्लाइमेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट बन के रहेगा। बिन मौसम बरसात नहीं हो सकती है अगर हम लोग केमिकल प्रयोग कर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो बिन मौसम बरसात तभी होगी जब हम लोग केमिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। रूरल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड, जो रूरल लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो लोग तो उतने केमिकल के बारे में जानते ही नहीं है, नाम ही नहीं पता है, यूरिया और डाई इसी सब का प्रयोग करके रह जाते हैं। लेकिन अगर वो भी गांव में, आप लोगों ने देखा हुआ है कि वो भी एक अच्छा प्रभाव करते हैं, जो कि रूरल डेवलपमेंट का कार्य करता है। मतलब जो लोग होते हैं वहाँ के डेवलप हो जाते हैं और उनको एक लाइवलीहुड अच्छा देखने को मिलता है। कंज्यूमर अवेयरनेस और डिमांड, मतलब जो कंज्यूमर होते हैं, जो कि उनके डिमांड होते हैं, उनको भी ये पूरा करने का काम करता है, जो कि है स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। रिसोर्सेस इन इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो रिसोर्सेस होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि जो प्रोडक्शन होते हैं, जो वो क्या होता है एक अच्छे लेवल पे होता है। पॉलिसी ऑफ सपोर्ट ऑफ रेगुलेशन, जो पॉलिसी होती है, ठीक है, जो पॉलिसी होती है उसको सपोर्ट मिल जाता है, किसमें, जब हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसको एक सपोर्ट की तरह हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करके रख सकते हैं, जिससे हम लोग कह सकते हैं स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के स्कोप के बारे में आप लोगों ने देख लिया ही है। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है, अब हम लोग का लास्ट बचा है पेस्ट एंड वीड, पेस्ट डिजीज को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर कैसे मैनेज करते हैं, इसके टॉपिक में हम लोग का है। तो इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंसेक्ट पेस्ट डिजीज जो होते हैं। ठीक है। इंसेक्ट जो होते हैं उसमें पेस्ट जो होते हैं, उसमें जो रोग लगते हैं उनको, जो वीड होते हैं उनको हम लोग कैसे कंट्रोल या फिर मैनेजमेंट उसका कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे मेरा ये वीडियो है। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन का नाम तो आप लोग ने सुना होगा, आप लोग ने जानते भी होंगे। क्रॉप रोटेशन मतलब होता है कि फसल की अदला बदली करना। मतलब एक ही फील्ड पे आप लोग हमेशा वीड लगा रहे हैं, वीड लगा रहे हैं, वीड लगा रहे हैं, वीड लगा रहे हैं। मतलब एक बार गेहूं लगा दिए रबी में, फिर खरीफ में भी रबी, जायद में भी रबी, मतलब आप एनी टाइम हर सीजन में आप लोग क्या करते हैं, वीट ही लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग उसको बदल बदल के, जैसे वीट लगा दिए तो फिर उसके बाद धान लगाएं, गेहूं लगाएं, मतलब बदलते रहें उसको। धान के बाद गेहूं, गेहूं के बाद बारले और कुछ भी लगाइए, लेकिन उसको बदलते रहिए। सोरगम लगाइए, बाजरा लगाइए, जो भी लगाना है आपको आप लगाइए, लेकिन उसको फसल की अदला बदली ही करना क्रॉप रोटेशन कर रहा होता है। इसलिए किया जाता है ताकि जो वीट में गेहूं में जो इंसेक्ट पेस्ट लगे हैं वो हमारे अगले क्रॉप जब हम लगाएंगे तो उसमें न लगे। ठीक है। इसलिए फसलों को अदला बदल। रेजिस्टेंस वैरायटी का उपयोग हम लोग करते हैं। रेजिस्टेंस वैरायटी वो रेजिस्टेंस वैरायटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड वैरायटी या फिर संकर वैरायटी होती है, जिसमें वीड कम लगते हैं। ठीक है। उसमें उसको हम लोग क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग उसमें किया जाता है, उसमें जीन में भी बदलाव किया जाता है। इसलिए हम लोग को रेजिस्टेंस वैरायटी का उपयोग करना चाहिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हम लोग को बायोलॉजिकल कंट्रोल करना होता है, जैसे कि हम लोग ने बायोलॉजिकल कंट्रोल, जैसे कि आप लोग देखे होंगे फील्ड पे कोई पुतला खड़ा किया जा सकता है ताकि उसमें कुछ आए, एनिमल आए तो देख के उसको भग जाए, ये मतलब होता है। जानवरों का भी पुतला बनाया जाता है ताकि आदमी का भी पुतला बनाया जाए, ये सब आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में, जिसमें इंसेक्ट पेस्ट डिजीज नहीं लगते हैं, वीड नहीं लगते हैं। क्रॉप का सिलेक्शन, हम लोग को अच्छे क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए कि हम लोग को कौन से क्रॉप होनी चाहिए, जो अच्छी क्रॉप हो उसका ही हम लोग को सिलेक्शन करना चाहिए, उसी को हम लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आता है मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल मतलब खुरपी, फावड़ा, इस सब का प्रयोग हम लोग करके क्या करते हैं, वीड को, खरपतवार को हटा देते हैं। ठीक है। इंसेक्ट को हटा देते हैं, जो कि है कि मैकेनिकल सॉरी मैकेनिकल कंट्रोल में आते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है वीड को मार्फो को हर्बिसाइड जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये हर्बिसाइड होते हैं जो कि माइक्रो हर्बिसाइड होते हैं, जो कि वीड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही एक तरह से कह सकते हैं।
प्रेडेटर्स आते हैं, पैराडिटोर्स आते हैं, पैथोजन आते हैं। ये सब क्या है, ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही सब आते हैं। किसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही आते हैं। किसमें आते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल में। ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही आते हैं। इनका प्रयोग करके हम लोग को इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद आता है प्लांटिंग ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी, रेजिस्टेंस क्रॉप, जो कि प्लांटिंग करते हैं हम लोग। क्या रेजिस्टेंस जो प्लांट होते हैं, जो कि प्लांटिंग प्लांटिंग का मतलब क्या होता है, एक स्थान पे हमने कोई क्रॉप लगा दिए हैं, उसी को उठा के हम लोग दूसरे क्रॉप पे लगा दें, ठीक है, इसी को कहा जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे धान का आप लोग देखा होगा प्लांटिंग करते हैं, छोटे छोटे बीज जो होते हैं छिड़क देते हैं। जब इसमें से प्लांट छोटे छोटे कुछ हो जाते हैं 1 महीने 2 महीने का, तो फिर जब ये हो जाता है इससे रोपाई कर देते हैं इस फील्ड पे। इस फील्ड पे रोपाई हम लोग कर देते हैं ताकि ये यहाँ से बड़ा जाके यहाँ पे हो जाए। तो ये प्लांटिंग ऐसे करने से भी इंसेक्ट में यहाँ के जो इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं यहीं पे खत्म हो जाते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हेल्दी सॉइल एंड प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिस। जो हम लोग हेल्दी सॉइल होते हैं उसमें हम लोग प्रॉपर इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर इरिगेशन का मतलब होता है दोस्तों कि हम लोग जो हेल्दी सॉइल होती है, जो हम लोग की अच्छी सॉइल होती है, उसमें हम लोग क्या प्रॉपर इरिगेशन अगर हम लोग अच्छे किए रहेंगे तभी ना वो एक अच्छी सॉइल फर्टिलिटी उर्वरता उसकी अच्छी होगी। तभी हम लोग प्रैक्टिसेस किए हैं, तभी तो हम लोग को इंसेक्ट पेस्ट उसमें कम देखने को मिल रहे हैं। सीड की क्वालिटी हम लोग को भी देखना चाहिए, जिससे कि हम लोग कुछ लोग होते हैं कुछ मिला के भी कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग उसमें से जो वीड होते हैं, खरपतवार होते हैं, उसको निकाल कर फेंक देते हैं। कुछ लोग पानी में भिगो कर रखते हैं। अलग अलग टेक्निक से अलग अलग सीड को भी क्वालिटी को चेक किया जाता है। वीड को मैनेजमेंट भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे वीड को कुछ होते हैं काट पीट के हटा देते हैं, कुछ हटा मतलब सीड ला दिए, उसमें देखते हैं कोई खरपतवार रहता है तो उसको हटा देते हैं, ठीक है। डेप्थ सोइंग, अगर हम लोग गहराई में थोड़ा सोइंग करेंगे तो वहाँ पे वीड कम देखने को मिलता है। अगर ऊपरी सतह पे रहता है तो वहाँ पे वीड ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। फिर आता है सोइंग डेट। सोइंग डेट पे भी डिपेंड करता है कि वीड कौन से लगा रहे हैं, मतलब कौन से क्रॉप लगा रहे हैं, वहाँ पे भी सोइंग डेट पे भी फर्क पड़ जाता है। सीधी सीधी बात कहें हम लोग वीड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करने का था, यहाँ पे है वीड को कंट्रोल करने की बात करते हैं। तो जैसे हम लोग की सॉइल मैनेजमेंट हो गया, फिर मैकेनिकल और मल्चिंग, क्रॉप सिलेक्शन और बायोलॉजिकल कंट्रोल। सीड सॉइल मैनेजमेंट, वीड को मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, तो ये जान जाए कि बायोलॉजिकल सॉरी सॉइल का मैनेजमेंट हम लोग को अच्छी तरह से करना होता है। जब सॉइल का मैनेजमेंट अच्छी तरह से हम लोग करेंगे तभी हम लोग वीड को मैनेजमेंट कर पाएंगे। क्रॉप सिलेक्शन, मतलब अच्छी क्रॉप, अच्छा हम लोग क्रॉप का सिलेक्शन करना पड़ेगा। हम लोग को क्रॉप सिलेक्शन करेंगे तभी हम लोग जाके कुछ अपने प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। मैकेनिकल कंट्रोल में वही फावड़ा, खुरपी, कुदाल, ये सब आते हैं जो कि मैकेनिकल कंट्रोल होते हैं, जो कि उनमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वीड को मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद आता है मल्चिंग। मल्चिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि अगर मृदा में नमी बनाए रखना होता है तो नमी बनाने के लिए हम लोग पुआल, प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, जो कि उसको ढक देते हैं, पुअरा को ढक देते हैं, पुअरा से मिट्टी को ढक देते हैं और उसी को मल्चिंग कहा जाता है, जिससे वीड को कंट्रोल किया जा सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में आप लोग को मैंने यहाँ पे बताया ही था कि हेर्बिसाइड आता है, पेस्टिसाइड और पेस्टिसाइड और पैथोजन आते हैं जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये सब आते हैं, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग का टॉपिक होगा वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल की हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि इतना टॉपिक, इतना लंबा टॉपिक मैंने आपको बताया, तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, एडवांटेज क्या है, नीड क्या है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या हो सकते हैं, पेस्ट को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके फादर कौन थे, उसके बाद उसके और भी जितने भी डाउट थे सभी हम लोग ने, फादर के टर्म क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग खत्म कर। हमारा टॉपिक ये जो था आज के डेट में देख लेते हैं। आज ये इतना बड़ा मैराथन लेके आए थे हम आप लोग को, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये मैराथन अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग ने तो पूरा मेहनत किया आपको ये टॉपिक बताने के मैराथन के बारे में, कि आप मैराथन एक बार पढ़ लीजिए ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का। मैं दावा करता हूँ कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का ये मैराथन मेरा पढ़ के देख लीजिए, नहीं आपके पूरे डाउट क्लियर हो गए तो आप कहिएगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेरा ये बहुत ही अच्छा मैराथन क्लास था और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जरूर करें, ताकि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिले। और आप लोगों को अगर जो भी डाउट होता है तो हमारे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, वहां से हम लोग डाउट क्लियर करेंगे। हम अगली मैराथन में दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।